हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की सीरीज़ को, जिसमें हमने यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं यूनिट 2, दैट इज़ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909। उसका हम करेंगे आज पार्ट 1, जिसमें हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909। So let's start with the introduction part. But before starting, डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मेरे साथ साथ मैं पढ़ाती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स साथ में बनाते जाइए, सो दैट कि आप लिखते भी जाइएगा ना तो आपको याद होते जाएगा। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स को और एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ये एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसके तहत जो अंग्रेजी संविधान जो कि ये लोग इंडिया में फॉलो करते थे, उसमें कई सारे रिफॉर्म्स आते हैं। जब ये 1909 के टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनका कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910, और ये रिफॉर्म्स आते हैं 1909 में। तो हो गया ना, उस टाइम के वाइसराय लॉर्ड मिंटो, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे जॉन मॉडले। उस टाइम पे जो इंडियन नेशनलिस्ट हो गए हमारे, वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहे थे कि जो नॉर्मल हम इंडियंस हैं, भारतीय सरकार होगी तो इंडियन गवर्नेंस में मोर एंड मोर इंडियंस को ऐड ऑन किया जाए। तो बस यही डिमांड्स के एक रिस्पॉन्स के तौर पे आता है मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स। इसका एम यही था कि जो इंडियंस के एस्पिरेशंस है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पार्टिसिपेंट्स हो गवर्नेंस में, तो इसको थोड़ा स्पेसिफाई किया जाए, मतलब थोड़ा शांत किया जाए। थोड़ी बोलते हैं ना कि थोड़ा मोड़ा लॉलीपॉप वगैरह दे दिया जाए, तो बस वही ये काम किया गया। लेकिन हमें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ काम किया गया है, बट इसके तहत इन्होंने जो बोलते हैं ना कि बंटवारे की बीज बो दी, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिकवाद, इन्होंने बढ़ावा दे दिया कि अब हर एक संप्रदाय के लोग अलग अलग अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसको डीपली समझते हैं विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स 1909। सो पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म। बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहता है कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो जब से बनी थी, यानी कि 1885 में जब वो बनी थी, तब से इनका डिमांड यही था कि रिफॉर्म्स लाए जाए। इवन कि मॉडरेट जो थे, वो भी यही चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मोर एंड मोर इंडियन को ऐड ऑन किया जाए। तो ये एक कारण बना कि हाँ, मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया। फिर दूसरा कारण पार्टीशन ऑफ बंगाल भी था 1905, जिससे कि बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना कि अनरेस्ट मचा रखा था। इतने जो लीडर्स हैं बाइकॉट मूवमेंट चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसको शांत करने के लिए थोड़े तो रिफॉर्म्स कुछ ला कर दिखाने होंगे ना इनको, तो बस मिंटो मॉडल रिफॉर्म आ जाता है। फिर एक एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर भी रहता है, अब जैसे कि आपके लाल बाल पाल हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग पूरी तरह से डिमांड करने लगे स्वराज की बात है, स्वराज के लिए। अब ये लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो अंग्रेज पे भी एक प्रेशर पड़ रहा है ना कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग बेकाबू हो जाएंगे। फिर एक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी भी आती है। ब्रिटिश स्ट्रैटेजी में आपका आ जाएगा कि ब्रिटिश क्या चाहते थे ना, कि मॉडरेट्स को अपीज करना चाहते थे, लोग उसको मनाना चाहते थे, इनकरेज करना चाहते थे सेपरेट आइडेंटिटीज़ को, सबको बढ़ावा देते थे ये लोग कि हाँ, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ऐसे करके बढ़ावा देना चाहते थे। और इनको यही बढ़ावा देना चाहते थे, क्यों? ताकि ये इंडिया में जो एकता है ना, उसको तोड़ सके। और इस एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने कोशिश किया सेपरेट आइडेंटिटीज़ देने का। सेपरेट आइडेंटिटीज़ किसके थ्रू दिया? कम्युनलिज्म के तहत। कम्युनलिज्म आया मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के तहत। तो ब्रिटिश स्ट्रैटेजी भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के आने के पीछे। अब जैसा कि हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है, अब हम समझते हैं इसके मेन प्रोविजंस को। सो मेन प्रोविजन की अगर बात करें तो पहला प्रोविजन यही कहता है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों को ही एक्सपेंड कर दिया गया। जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले 16 थे, अब उसे 16 से बढ़ा के आप समझ रहे हो 60 कर दिया गया। प्रोविंशियल काउंसिल में भी बहुत बड़ा हो गया, अब उसमें बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, ये सब बड़े हो गए, ये सब कैप्चर हो गए। अगला प्रोविजन में आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंसेस। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में क्या आ जाएगा? देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हो गए,
हमारे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए वहाँ पे नॉन ऑफिशियल नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। फिर ब्रिटिश रिटेन कंट्रोल, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेंबर्स अगर नॉन ऑफिशियल बढ़ गए तो उनकी मनमर्जी हो जाएगी। ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल बनाए रखा क्योंकि इनके पास दो पावर थी। ये लोगों को मतलब अपने पार्टी के लोगों को नॉमिनेट करके रख लेते थे और अपने वीटो पावर्स का यूज करते थे। एक ये प्रोविजन हो गया। फिर अगला प्रोविजन आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना, सॉरी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन मतलब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हर एक संप्रदाय अपना अपना रिप्रेजेंट करेगी खुद को। सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनका पार्टी उन मतलब कि कोई हिंदू है, हिंदू को मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया, मतलब कि एक हिंदू को सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही वोट कर सकता है। और तो इससे क्या होता है ना, और वो जो दूसरे हिंदू है ना वो किसी और संप्रदाय के लोगों को वोट नहीं करेंगे। तो जब इस प्रकार से होगा ना तो क्या बोल सकते हैं हम लोग ना कि लोगों में एक अपने कम्युनिज्म को लेकर के आइडेंटिटी उसको जागृत हो जाएगा, जिससे दूसरों के प्रति हेट्रेड फैलेगा। वही होता है मुस्लिम के साथ, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाता है। अब मुस्लिम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेपरेटली इलेक्ट कर सकते हैं, उन लोग को हिंदूज के साथ ज्वाइन नहीं करना है। और ये चीज़ कैसे हुआ था मैं आपको बता दूं, 1906 में मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए और उसी का नतीजा था कि ये मिलता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे इंडिया के लिए ना एक जहर से कम नहीं था। लेकिन जहर है तो ब्रिटिशर्स क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। बस जो मिंटो है वो सपोर्ट करते हैं। इसी का नतीजा है कि लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट्स। और इन्होंने इस प्रकार से जो बोलते हैं ना संप्रदायवाद, जो इंडिया को कई भागों में बांटना, उसके बीच वो आ गई इंडियन पॉलिटिक्स में, जो कि आज तक एग्जिस्ट कर रही है। अगला इसका प्रोविजन था इंक्रीज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कुछ कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था दोनों ही काउंसिल में, चाहे वो सेंट्रल लेवल की काउंसिल हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल की काउंसिल हो। जो लॉ, और तो हाँ ये बहुत बड़ी मैं अचीवमेंट कहूँगी कि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी इंडियन को लॉ मेंबर ऑफ वाइसराइज एग्जीक्यूटिव बनाया गया, और वो कोई और नहीं सत्येंद्र सिन्हा जी थे। अगला प्रोविजन है इसका लिमिटेड पावर्स ऑफ काउंसिल्स। लिमिटेड पावर्स ऑफ काउंसिल में आ जाएगा कि यानी देखिए अभी ने काउंसिल में तो इनको एंट्री मिल गई है, बट ये सिर्फ और सिर्फ बजट डिस्कस करना, कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह पास करना है ना, थोड़ी मोड़ी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ लेना। पर हाँ, इनका जो हमारे जो मेंबर्स गए हैं काउंसिल में उनका कोई कंट्रोल नहीं है एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे, ठीक है। अभी भी वाइसराय और गवर्नर के पास वीटो पावर है, इसको रिट्रेन करते थे और लिमिटेशंस थी हमारे मेंबर्स पे। अगला आता है रिटेंशन ऑफ ऑफिशियल मेजोरिटी एट सेंटर, मतलब कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई उसमें मेजोरिटी में तो ब्रिटिश ही थे। देखिए अंग्रेजों का शुरू से रहा है कि जो लोअर पोस्ट है उसमें इंडियंस को डाल दो, सीनियर पोस्ट में जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन्हीं को रखेंगे। अब वही होता है स्टेट्स में तो जनरली डाल दिया गया ये इंडियंस को, बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है मेजोरिटी में अभी भी ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे। इंडियंस का इवन तो इन काउंसिल से ही बहुत ही कम इन्फ्लुएंस रहता था, खास करके डिसीजन मेकिंग में। तो यही थे इनके प्रोविंसेस, मेन प्रोविजंस ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म। अब आइए चलिए हम इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सो सिग्निफिकेंस से पहला आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट एट रिफॉर्म्स। हाँ, ये पहली बार इंडिया में, मतलब मॉडरेट्स ने भी कई बार कोशिश की कि हाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो एंड ऑल, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के तौर पे सबसे पहली बार ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आता है, जिसने कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जो इंडियंस का था लेजिस्लेटिव बॉडीज में उसको एक हद तक इनलार्ज कर दिया, पॉलिटिकल लविंग नहीं किया। मतलब कि जो इंडियंस है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, अब काउंसिल मिल गई तो आप डिस्कस कीजिए, कहीं ना कहीं बोलते हैं राजनीतिक जागरूकता लोगों में फैली। फिर होता है बिगिनिंग ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स, मतलब दुख ही दुख, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल चुका है मुस्लिम्स को, तो इससे क्या होगा, कॉम्युनल डिवीजन इंडिया में आ गया ना। फिर इनकरेज मॉडरेट्स। मॉडरेट्स क्यों इनकरेज हुए, क्योंकि देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स जो है वो शुरू से ही चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस हो, और वो ये होता भी है, तो बस ये इनकरेज हो गया। अगला रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, जिसमें इंडियन पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे सबसे पहले सत्येंद्र सिन्हा जी
ये लॉ मेंबर बनते हैं, तो ये तो एक सिंबॉलिक रिकॉग्निशन मिल गया ना कि हाँ, हम इंडियंस भी इतने एबल हैं चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए या हर चीज़ को पॉसिबल करने के लिए। तो ये इसका सिग्निफिकेंस रहा। अब हम इसकी कुछ बुराइयां करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्रिटिसिज्म ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो पहली बुराई इसकी करते हैं कि लिमिटेड स्कोप। देखिए, काउंसिल तो है बट रियल पावर तो है नहीं इनके पास, सारी चीज़ें ब्रिटिश कंट्रोल कर रही है, तो लिमिटेड ही स्कोप है ना। अगला डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में क्या बोलूँ मैं, इंडिया को ही कई भागों में तोड़ दो, हमारी नेशनल यूनिटी को कमजोर कर दो, हमारे यहाँ पार्टीशन करवा दो, वही सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट अलग अलग सब इलेक्शन करेंगे तो सब में एकता की भावना तो टूटेगी ना। अच्छा, जिस दिन ये भावना टूट गई ना तो देश का बंटवारा दूर नहीं, जो कि 1947 में फाइनली हो भी गया। अगला, नो रियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अभी भी मेजोरिटी जो लोग थे ना वो नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं। अच्छा, नॉमिनेटेड लोग हैं यानी कि अंग्रेजों के आदमी हैं किसी के भी। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेशन, बिल्कुल सही। सेंट्रल काउंसिल जो थी उसमें क्या था ना कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ना वही डोमिनेट करते थे। अगला, डिसअपॉइंटमेंट टू एक्सट्रीमिस्ट। इसकी बुराई ये थी कि एक्सट्रीमिस्ट ने रिजेक्ट कर दिए रिफॉर्म्स को, है ना। इन्होंने बोला क्या तुम हमें छोटी मोटी चीजें देख के बहलाना फुसलाना चाहते हो, हमें चाहिए कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट, पूर्ण स्वराज, और इससे डिसअपॉइंट हुए। तो ये सारी बुराइयां थी इसकी। अब हम करते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन को। सो ऐसा हम बोल सकते हैं कि दोधारी तलवार है ये, है ना। दोधारी तलवार कैसे, डबल एज्ड डेवलपमेंट। देखिए, पहली तरफ तो आप तारीफ कर रहे हो कि हाँ, हमें इंडियंस को काउंसिल में एंट्री दिला दी, एक्सपेंड कर दिया हमारे गवर्नेंस को, रोल को। और वहीं दूसरी तरफ क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब सबको अलग अलग, हर एक कम्युनलिज्म कम्युनिटी अलग अलग अपना वोट इलेक्शन करे। इससे क्या होगा, पार्टीशन हुआ 1947 में फाइनली, तो जो कि हमारे लिए बहुत गलत हुआ। ये तो ठीक था, ये गलत हो गया, तो डबल एज डेवलपमेंट हुई ना। फिर क्या हुआ, दिखाया हमें ऐसा गया कि एक लिबरल कंसेशन है ये, है ना, आपको आज़ादी दी जा रही है। बट रियलिटी यू नो गाइस कि यहाँ पे एक अंग्रेजों की एक चालाक सी बोल सकते हैं ना स्ट्रैटेजी थी, इनका मोटिव ही था कि प्यार से लोगों का बंटवारा करवा दे, इनको वीक बना दे, और जब वीक हो जाएगा, इसकी यूनिटी टूट जाएगी, तब इस पर बहुत अच्छे से राज करेंगे, जो कि इनका असफल प्रयास था, कभी हुआ नहीं। पर यस, ये हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि दिस वॉज Monteminto reforms, and thank you guys. If you really like the video, then please do like. If you have any questions or any suggestions, then put it down in the comment box. And yes, please do subscribe my channel, stay connected with me, and share this video with your friends. Thank you guys. Till that, take care. Bye bye.